गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए बिना देरी किए, तो आज के करंट अफेयर्स में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो 2023 है इसका जो नोबेल प्राइज की घोषणा की कर दी गई है। तो नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है, ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको जो उनकी रिसर्च में श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ के लिए दिया गया है। ये इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया है क्योंकि बाजार में, श्रम बाजार में स्त्री की जो भूमिका है उसमें भेदभाव हो रहा है। भेदभाव होने की समझ के लिए इन्हें दिया गया है। भेदभाव इस तरह से हो रहा है कि श्रम बाजार में जो है वो स्त्री को और पुरुष को समान समान मतलब कि वेतन या मजदूरी नहीं दिया जाता है। इस तरह के भेदभाव के रूप में उनके सच को देखा गया है। और इसके विकास के लिए, इसके समझ और इसके सिद्धांत को देने के लिए इनको यह अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका को मिला है। 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन का एक बैंक है, जिसके द्वारा 1968 में अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में आर्थिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल प्राइज का स्थापना की गई थी। उसके बाद 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया। और पहली बार दिया गया तो वो थे रेगनर फिस्क और जॉन टिनबर्गेन को, दोनों को संयुक्त रूप से 1969 का नोबेल प्राइज दिया गया पहली बार। 1968 में इसका स्थापना किया गया स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा। इसके पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जो चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति के क्षेत्र में दिया जाता। ये 1901 में शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। भारतीय जो अर्थशास्त्र जिनको मिला है वो है अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में मिला है। और ये इकोनॉमिक्स इनको क्यों मिला है? इकोनॉमिक्स साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए ये थ्योरी दिए थे, इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी। इसके लिए मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। भारतीय है इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। अभिजीत बनर्जी को भी मिला है। तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के थे, इनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में जो दिया गया वो सिंगल नहीं मिला था, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था, जिसमें एस्थर डुप्लो, माइकल क्रेमर को भी मिला था। और अब जब 2023 का जब संपूर्ण रूप से सभी पुरस्कार नोबेल का वितरित की घोषणा कर दी गई है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अब संपूर्ण देख लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में है कैटालिना कारिको और ड्रू विसमैन, इनको mRNA टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए मिला है, कैटालिना कारिको और ड्रू विसमैन। भौतिकी के क्षेत्र में पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने हुलियर को मिला है। इनको इलेक्ट्रॉन स्टडी के विषय में मिला था। भौतिकी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन स्टडी करने के लिए मिला था। रसायन क्षेत्र में मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्यूमे को दिया गया है क्वांटम डॉट्स के विकास और इसका डेवलप करने के लिए, खोज विकास करने के लिए। साहित्य में जॉन फोसे को दिया गया है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, जिसने इसकी लिखावट को फोसे मिनिमलिज्म कहा गया है। इनकी शैली को फोसे मिनिमलिज्म कहा गया है। इनके जो कहानियाँ और नाटक हैं उनमें बताया गया है कि ये उन लोगों की आवाज़ बने हैं जो अपनी बातों को कहने में सक्षम नहीं थे। उन लोगों के लिए इनकी पुस्तक में ये आवाज़ बने हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान के रहने वाली हैं। ईरान के रहने वाली नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला है शांति का नोबेल प्राइज। अगला है किस देश ने हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की है?
तो औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा किसने की है? आप लोग अभी ये जानते होंगे कि ताज़ा खबर है, बहुत ही ताज़ा खबर है, मतलब कि ये 7 अक्टूबर शनिवार से ही शुरू हुआ है। सुबह सुबह इजराइल पे हमास के आतंकवादी संगठन ने हमला कर दिया और उनके बॉर्डर एरिया को, बॉर्डर के बाढ़ को तोड़ के अंदर घुस गए। इजराइल इजराइल ने इसकी घोषणा कर दी। हमास आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है। इजराइल का स्थापना जो है 1948 से पहले था ही नहीं। 1948 के बाद इनकी स्थापना की गई फिलिस्तीन के अंदर ही। राजधानी जेरूसलम है इजराइल की। इसकी मुद्रा नई शेकल है। इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं इसहाक हर्जोग हैं। प्रधानमंत्री अब बेंजामिन नेतन्याहू है। इसके पहले नफ्ताली बेनेट थे। अब यह गेस कर रहे होंगे कि पिछले बार के कार्यकाल में, बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में एक बार और इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा उभरा था और फिर इस बार उभरा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला सौर शहर बनाया जा रहा है, तो वो कौन सा शहर है जिसको सौर शहर बनाया जा रहा है? तो वह जहाँ राम मंदिर बन रहा है उसी शहर को अयोध्या को सौर शहर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का पहला सौर शहर मध्य प्रदेश के रायसेना जिले सांची को बनाया गया है। अब अयोध्या को बनाया गया तो इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, सोलर स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं के विकास के लिए यूपी का पहला सौर शहर बनाया जाएगा। ठीक है। यूपी सरकार सोलर नगर निगमों और नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है, विकसित करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश का रायसेना जिला भारत का पहला, सांची जो है भारत का पहला सौर शहर है। भारत किस देश के लिए नौका सेवा शुरू कर रहेगा? तो आप गेस कर सकते हैं भारत किस शहर के लिए नौका सेवा शुरू कर सकता है। किस देश से समुद्री सीमा लगती है? तो समुद्री सीमा लगती है श्रीलंका से। श्रीलंका यह नौका सेवा शुरू करने से भारत के नागपट्टिनम जो तमिलनाडु का बंदरगाह है, इसमें 3 करोड़ रुपया इसके नौका सेवा को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रुपया खर्च करके इस बंदरगाह को विकसित कर रही है। नागपट्टिनम तमिलनाडु के बंदरगाह से कांकेसंथुरई बंदरगाह श्रीलंका तक की दूरी जो है 30 मिनट में तय की जा सकती है। नौका सेवा शुरू करने के बाद बंदरगाह तक पहुंच जाएगी। राजधानी श्रीलंका का राजधानी जो है जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। विधायी राजधानी है ये। ऐसे अब कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री जो हैं दिनेश गुणवर्धने हैं। अगला जो है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कल के दिन इसे 9 अक्टूबर को मनाया गया और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया जा रहा है। लोगों में इसका उद्देश्य जो है लोगों में डाक से क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसका जो 2023 का जो विश्व डाक दिवस का थीम जो है वो है टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। देहरादून उत्तराखंड उसी जगह किया गया है जहाँ वन अनुसंधान संस्थान है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वीं था
अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है। थीम जो है रखा गया है इसका पुलिसिंग इन अमृतकाल। अगला क्वेश्चन है नोकिया के बारे में, जिसे हम पहले जो नोकिया मोबाइल हम लोग ने बहुत पहले यूज किया था, आज हम लोग भूल चुके हैं इसको। ये देखिए हम लोगों के लिए सुविधा के लिए 6G सुविधा ले आया है। नोकिया ने 6G सुविधा किस शहर में खोली है? तो 6G सुविधा आने वाली है और आप लोग को और भी टेंशन नहीं लेनी है। 6G सुविधा किस शहर में खोली है? तो ये बेंगलुरु में खोला गया है। तो ये नोकिया ने बेंगलुरु में वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G लैब की स्थापना की है। 6G प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की है? बेंगलुरु में वैश्विक R&D केंद्र में, R&D सेंटर में इसकी स्थापना की गई है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह भारत में अपनी तरह के जो है पहली परियोजना है। 6G की परियोजना इससे पहले किसी ने नहीं लाया है। नोकिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नोकिया की स्थापना जो है 12 मई 1865 में किया गया है। फिनलैंड की कंपनी है, फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है एस्पो फिनलैंड में है। संस्थापक जो है इसका जो स्थापना किया था फ्रेडरिक इडेस्टाम, लियो मैकेलिन और एडवर्ड पोलोन है। नोकिया की स्थापना करने वाले फ्रेडरिक इडेस्टाम, लियो मैकेलिन, एडवर्ड पोलोन है। अगला क्वेश्चन है जो हरियाणा से संबंधित है। विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना लाया गया है। किस सरकार द्वारा लाया गया है? तो किस सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू की है इसको। विधवा सब्सिडी योजना शुरू की है हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवा सब्सिडी योजना शुरू की गई है। विधवा सब्सिडी योजना तलाकशुदा विधवाओं और कानूनी रूप से अलग जो है उन लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भर वो खुद बने, इसके लिए विधवा सब्सिडी योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण जो बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन वाग्नख जो शिवाजी यूज किया करते थे अपने दुश्मनों को मारने के लिए। वाग्नख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जा रहा है? वाग्नख जो है शिवाजी महाराज का जो ये लंदन चला गया है, और लंदन चला गया है तो इसको अस्थायी रूप से मतलब कहने का मतलब टेम्प्रोरी कुछ दिन के लिए लाने का व्यवस्था किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ज्ञापन पर समझौता किए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने वाग्नख लाने के लिए लंदन से समझौता किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वाग्नख नामक ऐतिहासिक हथियार को 3 साल के लिए लाया जा रहा है के लिए ऋण पर, वो भी ऋण पर, अपने ही चीज़ों को लाने के लिए हमको ऋण देना पड़ रहा है, मतलब पैसे चुकाने पड़ेंगे। ऋण पर राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया के अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये कहाँ रखा हुआ था? वाग्नख अल्बर्ट संग्रहालय विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ है? लंदन में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अल्बर्ट संग्रहालय वाग्नख से लाया गया है। वाग्नख जो है अल्बर्ट संग्रहालय लंदन विक्टोरिया से लाया गया है। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके लाया गया है। मतलब कि यह समझौता हुआ है कि 3 साल के बाद हम फिर से लौटा देंगे। छत्रपति शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से जुड़ी हुई यह हथियार है। अफजल खां जो आदिल शाही सल्तनत का सेनापति था, छत्रपति शिवाजी को चुपके से मारने के लिए गया था। वह एक चाबुक से मारने गया था, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को भनक लग जाती है और उनको जो अपने
हाथ में छुपा कर रखने वाले वाग्नक से उनका हत्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जाएगा मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का? तो ये गुवाहाटी आसाम में किया जाएगा। भारतीय सेना की पूर्वी कमान रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए रक्षा कार्यक्रम ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कर रही है। यह जो है 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2 दिन का कार्यक्रम है। 2 दिन तक यह ईस्ट टेक 2023 का आयोजन किया जाएगा। पूरे उत्तर भारत में यह अपनी तरह का पहला आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य जो है इसके आयोजन का असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप और रक्षा उद्योगों से जुड़े लोगों को अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका उद्देश्य जो है डिफेंस टेक ईस्ट टेक 2023 का आयोजन जो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लोगों को एक मंच देना है प्रदर्शित करने के लिए। असम की राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। विधानसभा सदस्य जो है 126 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। लोकसभा सीटों की संख्या असम में 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या असम में 7 है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।